भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में, जहां आसमान बादलों की चादर ओढ़े रहता है और धरती हरियाली की चुप्पी में डूबी होती है, वहां बसा था एक घना और रहस्यमयी जंगल कर्णवन। इस जंगल को लेकर कई लोक कथाएं मशहूर थीं। कहा जाता था कि यह जंगल जागता है, वो भी तब जब कोई उसका रहस्य जानने की कोशिश करता है। बहुतों ने इसे केवल एक मिथ कहा, लेकिन कुछ लोग इसे सच मानते थे। उन्हीं में से एक थी नंदिता घोष, एक खोजी लेखिका जो दुनिया की छुपी कहानियों को उजागर करती थी। एक दिन नंदिता को एक पुरानी ताम्रपट्टिका मिली जिस पर अजीब भाषा में कुछ खुदा था। एक बुजुर्ग पंडित ने उसका अर्थ समझाया। वो जो जल में चंद्रमा देखे वो समय के परे देख सके, और दिशा बताई कर्णवन की। नंदिता ने इस रहस्य को उजागर करने के लिए एक विशेष टीम बनाई। रोहित मेहरा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिसे पेड़ों से दोस्ती करने की आदत थी, सानवी राजपूत, जीव विज्ञानी जिसने कई दुर्लभ प्रजातियों की खोज की थी, ईशान मल्होत्रा, टेक एक्सपर्ट और ड्रोन स्पेशलिस्ट, विज्ञान का पक्का पुजारी, कबीर राठौड़, आर्मी का पूर्व कमांडो, जंगल का रहस्य झेलने को तैयार, और खुद नंदिता, जिनकी लेखनी से दुनिया के कई रहस्य उजागर हुए थे। उनकी यात्रा शुरू हुई एक चॉपर से जो उन्हें कर्णवन के बाहरी क्षेत्र तक छोड़ गया। चॉपर उड़ गया और पीछे रह गई केवल हरियाली, अजीब सी सन्नाटा और एक सवाल, क्या हम लौट पाएंगे? पहले दिन की पैदल यात्रा आसान थी। बंदरों की आवाजें, फूलों की सुगंध और लहराती लताएं। पर जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, चीजें बदलने लगी। जीपीएस गड़बड़ाने लगा, कंपास घूमने लगा और ईशान की ड्रोन बार बार वापस लौट आती। लगता है कोई चुंबकीय फील्ड है, ईशान बोला। लेकिन सानवी ने कुछ और महसूस किया। ये जंगल हमें देख रहा है। रात में टेंट लगाए गए। रोहित पेड़ों की फोटो ले रहा था। तभी उसने देखा कि एक पेड़ की शाखा अचानक हिल रही है, जबकि हवा एकदम शांत थी। नंदिता ने रात को अपने नोट्स में लिखा, यह जंगल चेतावनी दे रहा है या आमंत्रण। दूसरे दिन उन्हें एक पगडंडी मिली, बनी बनाई, पर बहुत पुरानी। उसके दोनों ओर पत्थर के खंभे थे जिन पर अजीब निशान थे, जैसे इंसानों के चेहरे। तभी सानवी को एक मिट्टी में दबा लकड़ी का टुकड़ा मिला। वह मूर्ति थी जिसमें किसी इंसान की शक्ल थी, और वह शक्ल रोहित की तरह लग रही थी। तीसरे दिन जंगल और रहस्यमय हो गया। एक जगह हवा में सुगंध आई और सबको ऐसा महसूस हुआ कि उनके बचपन की कोई याद लौट आई हो। रोहित को मां की आवाज, ईशान को अपना पुराना लैब, सानवी को अपने पालतू कुत्ते की महक। सबने कुछ महसूस किया। नंदिता चौंक गई। ये जंगल हमारी यादें पढ़ सकता है। रात में उनकी टॉर्च एकाएक बंद हो गई। चारों ओर अंधकार। तभी एक नीली रोशनी दिखाई दी। एक पत्थर पर उकेरे गए वृक्ष चिन्ह से आ रही थी। सबने उसके पास जाकर देखा। वहां से एक गुप्त सीढ़ी नीचे जा रही थी। वो सब नीचे गए। वहां एक गुफा थी जिसमें दीवारों पर चित्र उकेरे थे। एक इंसान झील में देख रहा है और फिर उसके सामने भविष्य की घटनाएं घट रही हैं। युद्ध, प्रेम, मृत्यु, जीवन, जंगल का जन्म और उसका अंत। अचानक गुफा हिलने लगी और वहां से आवाज आई, जो खुद को जानता नहीं वो भविष्य क्या देखेगा। कबीर ने टीम को वापस खींचा और सब गुफा से बाहर निकले। अब सबका चेहरा गंभीर था। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं था, यह जीवित था। अगले दिन सुबह रोहित की आंख खुली तो उसने देखा कि पास में एक चिड़िया बैठी है। बहुत ही अजीब। उसके पंख नीले थे और आंखें इंसानों जैसी। वो उड़कर एक दिशा में गई और रोहित ने टीम को उसी दिशा में चलने को कहा। वहां कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद उन्हें एक विशालकाय लता से ढका हुआ गेट मिला। पत्थरों से बना, ऊपर उकेरा था, कल्पवन, जहां समय रुकता है और आत्मा जागती है। नंदिता की आंखों में चमक आ गई। हम पहुंच चुके हैं। लेकिन गेट पर कोई कुंजी नहीं थी, कोई ताला भी नहीं। तभी गेट खुद से धीरे धीरे खुलने लगा और भीतर से निकली ठंडी हवा जिसमें संगीत की सी गूंज थी। अब उनके सामने था एक नया संसार। कल्पवन का द्वार जैसे ही खुला, एक ठंडी नीली रोशनी बाहर फैली और उसके साथ ही हवा में फूलों की भीनी
भीनी महक घुल गई। सबके पांव मानो खुद खुद अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे भीतर गए, वे चौंक गए। यह जंगल बिल्कुल अलग था। पेड़ पारदर्शी लगते थे, जिनमें हल्की सी रोशनी बह रही थी। जमीन मखमली हरियाली से ढकी थी, जिस पर चलने से आवाज नहीं आती थी, और हवा में तैरते पत्ते मधुर संगीत की तरह गूंजते थे। यह कोई आम जंगल नहीं था, यह एक जीवित चेतन संसार था। अंदर आते ही सबसे पहले एक वृक्ष उनके सामने आया, जो चल नहीं रहा था, लेकिन उसकी शाखाएं उनकी ओर झुक रही थीं, जैसे उनका स्वागत कर रही हों। तभी एक चमकती हुई आकृति उन पर प्रकट हुई। यह थी रानी वृंदा, कल्पवन की रक्षक और इस प्राचीन भूमि की आत्मा। उन्होंने कहा, तुम पांचों को बुलाया गया है, तुम खुद नहीं आए हो। यह वन अपने रहस्य उन्हीं के सामने खोलता है जो इसके योग्य हों। ईशान थोड़ा नाखुश था। क्या ये सब सिर्फ मन का भ्रम है? टेक्नोलॉजी से इसकी सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, वो बंद हो गया। वृंदा बोली, जो खुद को सबसे ऊपर समझता है, वह सबसे पहले गिरता है। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना था, मन की, शरीर की और आत्मा की। बाजा पहली परीक्षा, मन की गहराई। उन्हें एक झील के किनारे ले जाया गया। वह शांत झील थी, जिसमें कोई लहर नहीं थी। वृंदा बोली, इस जल में झांक कर देखो और अपनी सच्चाई पहचानो। पहले रोहित ने देखा, झील में उसका अक्स उभरा। फिर उसमें उसके द्वारा अनजाने में कैमरे के लिए घायल किए गए एक पक्षी की छवि आई। वो सिहर गया। आवाज आई, दर्द की तस्वीरें लेना आसान है, उसे समझना कठिन। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल झील में उसका चेहरा मुस्कुराया, वह पास हो गया। सानवी ने देखा, उसे अपनी एक गलती दिखी जब एक प्रयोग में उसने एक दुर्लभ जीव को नुकसान पहुंचाया था। वह घुटनों पर बैठ गई। मैंने जीवों को बचाने का संकल्प लिया है, खुद से झूठ नहीं बोलूंगी। झील ने उसे स्वीकार कर लिया। ईशान ने देखा, वो खुद को सब कुछ कंट्रोल करता देखता है, लेकिन फिर उसे अकेलेपन का दृश्य दिखता है। उसके भविष्य में कोई नहीं होता। उसकी आंखों में डर आ गया, लेकिन वो चुप रहा। नंदिता ने झील में देखा। उसने देखा कि उसका लिखा एक दिन बहुतों की जिंदगी बदलता है, लेकिन साथ ही यह भी कि अगर वह इसे दुनिया को बता दे तो कल्पवन नष्ट हो जाएगा। उत्तू सने अपनी डायरी झील में डुबो दी। यह उसका संकल्प था कि वह इस रहस्य को नहीं बेचेगी। कबीर ने देखा, वह खुद को फिर से युद्ध में देखता है, लेकिन इस बार पेड़ों के लिए लड़ते हुए। झील में उसके चेहरे पर गर्व था और वह पास हो गया। दूसरी परीक्षा, शरीर की सहनशीलता। अब उन्हें एक संकीर्ण घाटी से गुजरना था, जहां आग, पानी और हवा तीनों के खतरे थे। एक एक करके उनके सामने तूफान, गर्मी और बर्फ आई। उनकी सांसें फूल गईं, पांव कांपने लगे, लेकिन उन्हें खुद को एक दूसरे के सहारे खींचते रहना पड़ा। सबसे आगे कबीर था, जो बार बार गिरते ईशान को सहारा देता। नंदिता ने अपनी बोतल का आखिरी पानी सानवी को पिलाया। रोहित ने एक घायल चिड़िया को उठाया और सीने से लगाकर पार ले गया। यह केवल एक फिजिकल ट्रायल नहीं था, यह उनके अंदर की सेवा, सहानुभूति और सहनशीलता की परीक्षा थी। आखिरकार वे पार पहुंचे। सब थक चुके थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर संतोष था। तीसरी और अंतिम परीक्षा, आत्मा की सच्चाई। अब वे पहुंचे उस झील के पास, जिसके बारे में पौराणिक कथाएं थीं, चंद्र झील, जिसमें झांककर भविष्य देखा जा सकता था। वृंदा बोली, अब जो तुम देखोगे वही तुम्हारी आत्मा के अनुसार है, लेकिन याद रखना, अगर कोई लालच करेगा तो कल्पवन उसे स्वीकार नहीं करेगा। रोहित ने देखा, उसने हजारों जंगलों को कैमरे में कैद किया है और अब वह बच्चों को जंगल के महत्व सिखा रहा है। सानवी ने देखा, वह दुनिया की पहली वैज्ञानिक बनती है जिसने कल्पवन जैसी जगहों की जैव विविधता को बिना छेड़े समझा। कबीर ने देखा, वो एक स्कूल खोल रहा है जिसमें बच्चों को प्रकृति से दोस्ती करना सिखाया जाता है। नंदिता ने देखा, उसका लेख एक दिन जंगल को बचाने की मुहिम का आधार बनता है, लेकिन वह नाम के लिए नहीं लिखती, वह बस सच्चाई को संभालती है। फिर बारी आई ईशान की। उसने देखा, एक मशीन बना रहा है जो कल्पवन को मैप करता है और दुनिया में बेचता है। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। तभी झील अंधेरी हो गई।
और उससे डरावनी चीख निकली। नहीं, ईशान चीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। झील की रोशनी बुझ गई, वृक्ष हिलने लगे और कल्पवन कांप उठा। रानी वृंदा बोली, तुम में से एक ने वन का अपमान किया है, लेकिन बाकी के चारों ने इसे अपनाया है। निर्णय तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम इसे छोड़कर जा सकते हो या इसे अपने भीतर ले जाना चाहते हो? ईशान की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने सारे उपकरण नदी में बहा दिए और कहा, मैं नहीं चाहता कि यह रहस्य कभी नष्ट हो। मुझे माफ कर दो। कल्पवन शांत हुआ। झील की रोशनी लौटी। अंतिम विदाई और जीवन की नई शुरुआत। अब समय था लौटने का। कल्पवन ने अपना द्वार दोबारा खोला। सबने आखिरी बार उस झील की ओर देखा। अब वहां बस पानी था, जो शांत था, गहरा था और रहस्य से भरा था। जैसे ही वे बाहर आए, सब कुछ सामान्य हो गया। जीपीएस चालू, समय सही, पंछियों की आवाज वही पुरानी। लेकिन पांचों जानते थे कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे। रोहित ने फोटोग्राफी छोड़ दी और एक प्राकृतिक विद्यालय खोला। सानवी ने कल्प जीव नामक संस्था बनाई, जो दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करती है। कबीर ने जंगल संरक्षण को लेकर बच्चों को सिखाने का काम शुरू किया। नंदिता ने एक किताब लिखी, कल्पवन, आत्मा का जंगल, जो एक काल्पनिक कहानी के रूप में छपी। और ईशान, उसने एक अंगो शुरू किया, जो टेक्नोलॉजी को प्रकृति के अनुकूल बनाता है। और हां, वे हर साल एक दिन मिलते हैं जंगल के बाहर, एक पेड़ के नीचे, और चुपचाप उस ओर देखते हैं जहां कल्पवन छिपा है, शायद इंतजार कर रहा है अगली बार फिर किसी सच्चे इंसान को बुलाने के लिए।